नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि 80 के दशक में ये पहला ऑफिशियल एनकाउंटर था हमारे मुंबई शहर का, जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था। इससे पहले भी 2 से 4 एनकाउंटर लगभग हुए थे, लेकिन ये पहला ऑफिशियल एनकाउंटर था जिसका आज भी रिकॉर्ड मेंटेन है मुंबई के एटीएस ब्रांच में। आज भी उसकी फ़ाइल ज़िंदा है एटीएस ब्रांच में, एनकाउंटर होने के बाद भी। आज की कहानी एक ऐसे डॉन की है जो हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा डॉन था, और कहा जाए कि ये डॉन शब्द आया है वो वही लेकर आया था। मैं बात कर रहा हूँ मान्या सुर्वे की, जिसका पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। लेकिन उसका मकसद डॉन बनना नहीं था, लेकिन हालात की वजह से वो डॉन बना। शुरुआत करते हैं रत्नागिरी से। एक लड़का जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई आता है और अपने चाचा चाची और अपने सौतेले भाई के साथ रहता है, और मुंबई के कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लेता है। 80 के दशक में इंग्लिश मीडियम से बीए किया और 82% के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसका मकसद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस सौतेले भाई के साथ वो मुंबई में रहता था, वो क्राइम की दुनिया में दखल रखता था। एक बार मान्या सुर्वे अपने घर पर ही था, कुछ गैंग वाले उसके भाई को पूछते हुए उसके घर पर आते हैं। क्योंकि उसका भाई क्राइम की दुनिया में दखल रखता था, तो आए दिन लड़ाई झगड़े गैंगबाजी करता रहता था। उस दिन भी कुछ गैंग के लोग मान्या सुर्वे के घर पर आए उसके भाई को मारने के लिए, लेकिन भाई को पिटते देख मान्या सुर्वे से रहा नहीं गया, और उसी लड़ाई झगड़े में मान्या सुर्वे ने 2 लोगों का कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस आती है और मान्या सुर्वे को उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। 80 के दशक में उम्र कैद की सज़ा सिर्फ 14 साल की होती थी। 8 से 9 साल मान्या सुर्वे जेल में रहता है, लेकिन उसकी नज़रों में अब उसका करियर, जो उसका ज़िंदगी थी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनने का जो उसका सोच थी, उसका करियर ख़राब हो चुका था उसकी नज़रों में। तो जेल में ही रहकर वो 2 लोगों को और कत्ल कर देता है, और किसी तरह से जेल से भाग निकलता है। जब वो बाहर आया तो उन दिनों करीम लाला की एक गैंग हुआ करती थी, जिसको पठान गैंग के नाम से पहचाना जाता था, और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम की गैंग हुआ करती थी। दोनों गैंग के बीच आए दिन गैंग वार हुआ करते थे। आए दिन उस वक्त मर्डर हुआ करते थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को उस समय पूरे मुंबई पर राज करना था। लेकिन उसके इस काम में करीम लाला की गैंग बीच में आ जाती थी। खैर, यहाँ पर तो ये दोनों गैंग के बीच होड़ लगी थी कि मुंबई पे राज कौन करेगा। उसी बीच मान्या सुर्वे जेल से भाग निकलता है, और अब उसने भी मुंबई पर राज करने का सपना पाल चुका था, जिसके लिए वो गैंग बनाना शुरू करता है अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर। और आए दिन बैंक में लूटपाट मारपीट की शुरुआत कर चुका था मान्या सुर्वे। लेकिन अभी तक उसके कारनामे ना ही दाऊद इब्राहिम को दिख रहे थे, और ना ही पुलिस या करीम लाला की गैंग को दिख रहे थे। लेकिन मान्या सुर्वे को बनना था एक बहुत बड़ा डॉन। अब उसने सोचा कि अगर नाम जल्दी बनाना है तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। और वो दिन आ ही गया जब वो मार्केट में बैठा हुआ था कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने गैंग वालों के साथ। रात का समय था, तभी उसको वो पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसने जेल में रहते वक्त मान्या सुर्वे को बहुत परेशान किया। और कहा जाता है कि उस पुलिस वाले का बहुत बड़ा हाथ था मान्या सुर्वे को उम्र कैद दिलवाने के लिए। बस फिर क्या था, मान्या सुर्वे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पुलिस वाले को बीच मार्केट में कत्ल कर देता है। मान्या सुर्वे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पुलिस वाले से पहले मारपीट होती है, उसके बाद उसका बीच मार्केट में ही कत्ल कर देता है और भाग जाता है।
अगले दिन ये खबर पूरे मुंबई में पता चल चुकी थी। तब पहली बार मुंबई ने, पुलिस ने, दाऊद ने मान्या सुरभि का नाम सुना। अब यही चीज़ मान्या सुरभि चाहता था कि उसका नाम लोगों को पता चले, लोग उससे डरें, लोग उसको जानें, और उस दिन से ये सब होने लगा। धीरे धीरे अब उसका नाम पठान गैंग वालों को भी पता चला। पठान गैंग के लोगों ने जब मान्या सुरभि के बारे में सुना कि एक लड़का है बहुत डेयरिंग टाइप का, बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता है, तो पठान गैंग के लोगों ने उसको अपने पास बुलाया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दाऊद इब्राहिम की गैंग से पठान गैंग वालों की कभी नहीं बनी, और आए दिन दाऊद इब्राहिम की गैंग पठान गैंग से लड़ती थी। कभी पठान गैंग के लोग दाऊद इब्राहिम की गैंग के 2 से 4 लोगों को मारते थे, तो कभी दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग पठान गैंग के लोगों को डेली 2 से 3 4 लोगों को मारते थे। लेकिन अब पठान गैंग वालों ने सोचा कि मान्या सुरभि नाम का एक नया लड़का है, दाऊद की गैंग के लोग उस लड़के को नहीं जानते हैं, हम उसकी मदद से अब दाऊद की गैंग को सबक सिखाएंगे। क्योंकि उस समय तक मान्या सुरभि का जो कद है वो काफ़ी ऊंचा उठ चुका था। वो क्राइम की दुनिया में एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से कदम उसने रख चुका था, और आए दिन लड़ाई झगड़ा और लूटपाट, मर्डर, ये सब के केस सभी लोगों के बारे में मतलब सब लोगों के नज़रों में आने लगे थे मान्या सुरभि के। उसके बाद पठान गैंग की मान्या सुरभि से एक मीटिंग होती है। उसको बोला जाता है कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कास्कर को मारोगे। मान्या सुरभि को एक मौका चाहिए था अंडरवर्ल्ड में नाम बनाने के लिए, वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो अब मान्या सुरभि और उसके साथी साबिर कास्कर की रेकी करने लगते हैं। साबिर कास्कर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप था, वहाँ हमेशा रात के समय पेट्रोल भरवाता था अपनी गाड़ी में। ये बात मान्या सुरभि ने नोटिस करी। अब दिन आ जाता है 12 फरवरी 1981 का। ठीक रात के उसी समय मान्या सुरभि और उसके गैंग के लोग दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कास्कर का इंतज़ार करने लगते हैं। सिद्धि विनायक जो मंदिर था उसके पास में जो पेट्रोल पंप था वहीं पे। करीब रात के 11:30 बजे के आसपास साबिर कास्कर उसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है पेट्रोल भरवाने के लिए। तभी मान्या सुरभि और उसके लड़के गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और अब अंधाधुंध गोली चलने लगती है साबिर कास्कर की गाड़ी पर। गाड़ी में साबिर कास्कर बैठा हुआ था, और जब शूट आउट ख़त्म होता है, गोलियां चलना बंद होती हैं, तो साबिर कास्कर को देखते हैं जब वो लोग मान्या सुरभि और मान्या सुरभि के गैंग वाले जब साबिर कास्कर की गाड़ी के पास आकर दरवाज़ा खोलते हैं, साबिर कास्कर को देखते हैं, तो उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी, और करीब 20 से 22 गोलियां साबिर कास्कर के शरीर में लगी थीं। उसके बाद मान्या सुरभि और उसके लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये खबर अगले ही दिन न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। अब दाऊद इब्राहिम को सबसे पहला शक, जाहिर सी बात है, पठान गैंग पर ही जाता है। लेकिन कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि ये काम नए गैंगस्टर मान्या सुरभि का है। इसके बाद से मान्या सुरभि आए दिन बहुत सारे अपराधों को अंजाम देने लगा। उसका कद काफ़ी बढ़ चुका था साबिर कास्कर की मौत के बाद। अब उसको किसी का डर भी नहीं था। वहीं पर पठान और दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग भी सोचने लगे कि कल का आया लड़का हम लोगों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है और हम लोगों की दुकान खिसकती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी अब मान्या सुरभि के अपराधों से परेशान हो चुकी थी। कई बार तो पुलिस ने वार्निंग भी दी मान्या सुरभि को, लेकिन वो रुका नहीं। अब आए दिन पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम की गैंग में तो लड़ाई झगड़े होते ही थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में अब तीसरे ने, मतलब कि मान्या सुरभि ने भी एंट्री कर ली थी। मान्या सुरभि की एंट्री के बाद मुंबई की सड़कों पर खून खराबा और अपराध कई गुना बढ़ चुके था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और अब ऊपर से सीनियर्स भी मुंबई पुलिस को प्रेशर बनाने लगे थे इन लड़ाई दंगों को रोकने के लिए। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ये ठान लिया था कि अब इन सभी गैंग का खात्मा करना है, तभी मुंबई में शांति हो पाएगी। जिसके लिए मुंबई पुलिस ने लिस्ट बनानी स्टार्ट करी सभी गैंगस्टर की, और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मान्या सुरभि का रखा गया।
और पुलिस को ये सख्त आदेश दिए गए थे कि किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सभी गैंगस्टर काफ़ी माने जाने गैंगस्टर हैं, डॉन बनने की फिराक में हैं, और किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जिसको भी पकड़ा जाएगा उनका सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। ये पुलिस को सख्त आदेश उस समय दे रखे थे, क्योंकि इन लोगों का जो दंगे फसाद थे, लड़ाई झगड़े थे, आए दिन मौतें होती थी, उन सब चीज़ों से मुंबई और मुंबई पुलिस वाले लोग काफ़ी घबरा गए थे और काफ़ी परेशान हो चुके थे। जिसके बाद कई बार वार्निंग दी गई, लेकिन वार्निंग भी में भी उन लोगों ने, वो लोग सुधरे नहीं कोई भी। आए दिन अपराध होते रहते थे सड़कों पे, मुंबई की सड़कों पे। तो थक हार कर मुंबई की पुलिस को ये फैसला लेना पड़ा कि कोई भी गैंगस्टर को पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हर गैंगस्टर की पहुंच इतनी ऊंची है कि 2 दिन बाद वो छूट जाएगा। तो जो भी हाथ लगेगा उसका सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। ये पुलिस के सख्त आदेश थे, पुलिस के सीनियर्स के, मुंबई पुलिस को। अब लिस्ट में पहला नाम मान्या सुरवे का था, तो मान्या सुरवे का एनकाउंटर करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई और उस टीम को लीड किया इसाक बागवान ने, जो उस समय क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। उसके बाद धीरे धीरे मान्या सुरवे के गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोगों का एनकाउंटर किया गया, लेकिन मान्या सुरवे का कोई भी लिंक मुंबई पुलिस को नहीं मिल रहा था। मान्या सुरवे लगातार अपने ठिकाने बदलता जा रहा था। बीच में तो मुंबई छोड़कर भी चला गया था, लेकिन फिर वापस आया। लेकिन मुंबई में रहकर ही वो अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को उसका कोई भी लिंक नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई को मरे करीब 1 साल हो चुका था, और अपने भाई की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम के अंदर बदला लेने की आग पनप रही थी, क्योंकि उसको ये पुख्ता सबूत मिल चुके थे कि उसके भाई को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मान्या सुरवे ही है, और पठान गैंग का हाथ है। क्योंकि मान्या सुरवे ने मारा, लेकिन मान्या सुरवे को मारने के लिए हायर पठान गैंग ने किया था। ये चीज़ का पुख्ते सबूत दाऊद को मिल चुका था, और भाई की मौत के बाद से दाऊद धीरे धीरे करके पठान गैंग और मान्या सुरवे के लड़कों को मारता जा रहा था, सफाया करता जा रहा था उनका। लेकिन उसको तलाश थी मान्या सुरवे की, जो कि मेन मुजरिम था, जो कि मेन कि कारण था। उसी ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई पे सबसे पहले गोली चलाई थी, मान्या सुरवे नहीं। और दूसरी तरफ पुलिस को भी मान्या सुरवे की तलाश थी। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड की राजनीति भी देखो। मुंबई पुलिस पठान गैंग और मान्या सुरवे की गैंग से काफ़ी परेशान थी, तो पुलिस ने दोनों ही गैंग का खात्मा करने के लिए दाऊद की गैंग को सपोर्ट करने लगी, क्योंकि पुलिस का ये सोचना था कि पहले पठान गैंग और मान्या सुरवे की गैंग को ख़त्म करेंगे और उसके बाद दाऊद की गैंग को समझा बुझाकर शांत करवा देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो 2-4 उनके भी लड़कों का एनकाउंटर कर देंगे, तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन मुंबई पुलिस की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आज हम सब लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम कौन है और क्या कर सकता है और क्या किया है। दाऊद के भाई की मौत को 1 साल बीत चुका था। पुलिस और दाऊद दोनों को अब तलाश थी मान्या सुरवे की। लेकिन तभी 11 जनवरी 1982 को दाऊद का ही एक गुर्गा था, जिसको मान्या सुरवे के बारे में कुछ लिंक मिला था, और उसने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी कि आज ही के दिन मान्या सुरवे करीब 1 बजे के आसपास वडाला एरिया में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास एक सैलून है, वहाँ आ रहा है किसी से मिलने के लिए। क्यों आ रहा है ये किसी को नहीं पता था, लेकिन आएगा ज़रूर, ये पुख्ता हो चुका था। अब दाऊद का गुर्गा था, लेकिन इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, दाऊद को ना देके। तो इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का भी बहुत बड़ा हाथ था मान्या सुरवे का एनकाउंटर कराने के लिए। ये खबर सुनते ही 18 लोगों की पुलिस की टीम अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के आसपास सादे कपड़े पहनकर फैल जाते हैं। करीब 1 बजे के आसपास मान्या सुरवे एक टैक्सी में आता है, और जैसे ही पुलिस के लोग देखते हैं वैसे ही वो लोग उसको पहचान जाते हैं कि यही मान्या सुरवे है। क्योंकि मान्या सुरवे 7 से 8 साल जेल में रहा था, तो उसको सभी पुलिस वाले जानते थे फेस टू फेस। लेकिन तब तक मान्या सुरवे को भी कुछ शक हो जाता है कि पुलिस ने उसको घेर लिया है, लेकिन मान्या सुरवे कुछ कर पाता उससे पहले ही इसाक और उसके एक साथी ने मान्या सुरवे का निशाना लेते हुए उसके सीने में 5 गोली दाग देते हैं, और एक गोली उसकी गर्दन में जाके लगती है। मान्या सुरवे वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद उसे उठाया जाता है, लेकिन तब तक वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी।
फिर उसको पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है और पास में ही सवाई हॉस्पिटल था, करीब 10 से 12 मिनट की दूरी पर यह हॉस्पिटल था। उसको वहाँ लेकर जाने लगते हैं। करीब उसको 10 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मान्या सुर्वे को गाड़ी में डालने के बाद और जब गाड़ी वहाँ से चली, 30 मिनट हो चुका था गाड़ी चलते हुए, लेकिन गाड़ी हॉस्पिटल नहीं पहुँचती है, बल्कि वो गाड़ी सड़क पर ही चक्कर लगाती रहती है। और कहते हैं कि ये सब सिर्फ पुलिस की एक चाल थी, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या सुर्वे को जब हॉस्पिटल लेकर जाएं तो उसकी सांसें चल रही हों और डॉक्टर उसका इलाज करके उसको बचा लें। इसीलिए पुलिस जो है मान्या सुर्वे को गाड़ी में डालकर 30 मिनट से हॉस्पिटल के आसपास ही गाड़ी को का चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि जब मान्या सुर्वे की सांसें चलना बंद हो जाएं तब उसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचें। इसी वजह से पुलिस गाड़ी को हॉस्पिटल के पास में ही चक्कर लगाती रहती है। और जब ये इंश्योर हो जाता है कि मान्या सुर्वे की मौत हो चुकी है, तब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। मान्या सुर्वे की मौत के बाद ये पता चला जांच पड़ताल के दौरान कि मान्या सुर्वे का एनकाउंटर करने के लिए दाऊद ने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और दाऊद ने ही पुलिस की मदद भी करी थी। इसके बाद दाऊद का भी बदला पूरा हो जाता है और मान्या सुर्वे की मौत के बाद सब लोग जानते हैं कि दाऊद ने किस हद तक मुंबई पर राज किया और कई गहरे जख्म मुंबई को देकर यहाँ से चला गया। हम नहीं भूल सकते हैं 1993 का ब्लास्ट, जो कि जिसमें दाऊद पे शक जताया गया और जिसकी वजह से उसने भारत छोड़ दिया, और आज भी वो दाऊद जो है अपने भारत देश में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं दाऊद को दाऊद बनाने में मुंबई पुलिस का भी हाथ रहा, मुंबई पुलिस के सीनियर्स का भी हाथ रहा, क्योंकि उस समय मान्या सुर्वे और पठान गैंग मतलब जो प्रकोप था और जो उनकी जो वो लोग इतना परेशान कर चुके थे मुंबई पुलिस और मुंबई वालों को, कि पुलिस ने दाऊद इब्राहिम की गैंग को सपोर्ट करके और उनसे मदद लेके पहले उन दोनों गैंग का खात्मा किया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने सोचा था कि हम दाऊद इब्राहिम की गैंग को रोक लेंगे, लेकिन वो रोकने में नाकाम नहीं रहे। और मान्या सुर्वे की मौत के बाद से दाऊद ने मुंबई में किस हद तक राज किया, उसने क्या क्या जख्म दिए मुंबई को और हमारे देश को, ये सब जानते हैं। तो आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।